हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अमरकांत के साहित्य की विशेषताएं। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित कहानीकार अमरकांत का साहित्य निम्न वर्ग के लोगों के अंतर्द्वंद की मुखर अभिव्यक्ति रहा है। सम्यक भाषा का प्रयोग करते हुए समस्याओं को चित्रित करना उनके रचना कौशल में सर्वत्र विद्यमान है। इनका निवेचन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, निम्न मध्य वर्ग के अंतर्द्वंद का चित्रण। अमरकांत की कहानियों में निम्न मध्य वर्ग से पात्र चुनकर उनकी मानसिक अंतर्द्वंदता का सटीक चित्रण किया गया है। उनकी कहानी दोपहर का भोजन भी इस प्रकार के अंतर्द्वंद का निरूपण करती जान पड़ती है। कहानीकार को इस वर्ग को आर्थिक विपन्नता का सम्यक ज्ञान रहा है। यही कारण है कि परिवार की गरीबी का चित्रण करते समय कहानीकार भावुक हो उठा है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद छटनी के नाम पर नौकरी से निकाल दिए जाने पर परिवार को भोजन तक नहीं दे पाते। उस समय स्थिति और भी दयनीय हो जाती है जब उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी घर के 5 सदस्यों के लिए गिनकर 7 रोटियां बनाती है। कहने का मतलब है कि कहानीकार ने अभावग्रस्त जिंदगी का मार्मिक चित्रण किया है। दूसरा है यथार्थपरकता। कहानीकार अमरकांत की कहानियाँ यथार्थपरक भावना से ओतप्रोत है। उनकी दोपहर का भोजन नामक कहानी ही नहीं, समस्त साहित्य यथार्थ के धरातल पर लिखा गया है। उनके भले विवेच्य कहानी के लिए भले ही काल्पनिक हो, उनका जीवन भले ही प्रतीकात्मक हो, लेकिन उनका ध्येय यथार्थ का जीता जागता उदाहरण है। आज भी समाज में मुंशी चंद्रिका प्रसाद जैसे कितने लोग हैं जिनके पास परिवार के भरण पोषण के लिए व्यवस्था नहीं है। अमरकांत आदर्शों के नाम पर दिखावे की अपेक्षा वास्तविकता का अधिक चित्रण करते हैं। तीसरा है मनोवैज्ञानिकता। अमरकांत की कहानियों में मनोवैज्ञानिकता का पुट रहा है। उनके पात्र मन ही मन सोचते रहते हैं, कभी मानसिक रूप से परेशान दिखते हैं तो कभी मनोविश्लेषण करने लगते हैं। ऐसा भी हुआ जब कहानी में पात्र विवश होकर मन ही मन टूटते दिखाई पड़ते हैं। इसकी चौथी विशेषता है पात्रों की सजीव योजना। इस कहानी के आधार पर अमरकांत की साहित्यिक विशेषता का एक और तत्व सामने आता है कि उन्होंने अपने कथानक को उजागर करने के लिए जिन भी पात्रों को चुना है वह सब सजीव जान पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह सब पाठक के सामने बैठकर भोग रहे हों। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उनका व्यक्तित्व काल्पनिक है या प्रदर्शित व्यवहार काल्पनिक है। पांचवा है व्यंग्य का प्रयोग। अमरकांत ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में चली आ रही मनमानी,
भ्रष्टाचार, बेकारी और भुखमरी को लेकर पूंजीपति एवं शोषण वर्ग पर करारा व्यंग्य किया है। कहानीकार का मत है कि निम्न मध्य वर्ग के बीच लोग लुभावने नारे तो दिए जाते हैं, लेकिन परिवर्तन के नाम पर की जाने वाली छटनी का प्रभाव भी मुंशी चंद्रिका प्रसाद एवं उनके परिवार पर पड़ता है। छठा है करुणा एवं सहानुभूति का लक्ष्य। कहानीकार ने अपनी रचनाओं में ऐसे दृश्यों एवं घटना चित्रों का वर्णन किया है जिन्हें पढ़कर और सुनकर पाठक का हृदय करुणा एवं सहानुभूति से भर उठता है। जैसे ही सिद्धेश्वरी बची कुची तरकारी और शेष बची हुई जली हुई एक रोटी को लेकर खाने बैठती है तो उसे सोए हुए पुत्र की याद आ जाती है और उसमें से आधी रोटी उसके लिए रख देती है। उसकी आंखों से बहते आंसू सहज ही करुणा एवं सहानुभूति का वातावरण बनकर दोपहर का भोजन कहानी को सार्थकता प्रदान करता है। सातवां है भाषा शैली। अमरकांत की भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों से परिपूर्ण देशज शब्दावली के साथ साथ उर्दू शब्दों का भी खूब प्रयोग मिलता है। काव्यमय गद्य भाषा में लोकोक्ति मुहावरों के प्रयोग से कहानीकार की भाषा और भी प्रभावशाली बन पड़ी है। प्रस्तुति में वर्णनात्मक शैली के साथ साथ चिंतन परक, मनोवैज्ञानिक एवं व्याख्या परक गुण का सहारा लिया गया है। यही कारण है कि उनकी भाषा शैली पर्याप्त रोचक एवं चिंताकर्षक रही है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अमरकांत की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।